गला सबका सूखता है, डर सबको लगता है। सोचिए, डोनाल्ड ट्रंप जो धमकी दे रहा था वो इसीलिए कि वो किसी तरह से इस युद्ध से बाहर निकल आए। और मोहरा किसको बनाया? पाकिस्तान के असीम मुनीर को। कह रहा है कि असीम मुनीर के कहने पर हमने ये समझौता कर लिया। सच्चाई इसके इतर है। दरअसल ईरान को कुछ भी गंवाना नहीं पड़ा। एक एक रुपए की भरपाई करनी पड़ेगी। जो समझौता हुआ है उसके हिसाब से ईरान में जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई अमेरिका और इजराइल करेगा। और उससे भी बड़ी खबर, इजराइल का क्या होगा? इस युद्ध में, सीज फायर में इजराइल के लिए कुछ भी नहीं है। इजराइल जहां लेबनान पर हमला कर रहा है वहीं ईरान के मिसाइल जो हैं वो अभी भी इजराइल पर गिरते हैं और गिरते रहेंगे। ये समझौता जो हुआ है, सिर्फ खाड़ी देशों पर मिसाइल नहीं गिरेंगे, अमेरिकी ट्रूप्स पर मिसाइल नहीं गिरेंगे, अमेरिकी अड्डों पर मिसाइल नहीं गिरेंगे, लेकिन इजराइल का क्या? मैं फिर कह रहा हूं, अमेरिका ने इजराइल को फंसा दिया है। अब तक इजराइल अमेरिका को फंसाना चाहता था, लेकिन जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप की अकल बुद्धि काम आए, उसे लगा कि इस युद्ध में इजराइल की बर्बादी तो तय है, इसलिए इससे निकल जाना चाहिए। मैं आपको विस्तार से बताऊंगा, क्योंकि मैं 28 तारीख से आपको बता रहा हूं कि ईरान को हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अमेरिका और इजराइल तो नक्शे से ख़त्म होगा और अमेरिका की बादशाह ख़त्म हो गई है। अब वो भक्तों को क्या पता ईरान का इतिहास, जो डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू की आरती उतारती हैं। इसलिए मैं ईरान का इतिहास बताकर इस कहानी को आगे बढ़ाऊंगा। 700 बीसी में एसिरियन ने ईरान पर हमला किया, हार गए। 330 बीसी में मैसेडोनियन लुटेरे अलेक्जेंडर ने ईरान पर हमला किया, वही अलेक्जेंडर जिसको सिकंदर भी कहते हैं। सोचिए, वो भी हार गया। 700 एडी में अरबों ने ईरान पर हमला किया। 330 बीसी में मैसेडोनियन लुटेरा अलेक्जेंडर ने ईरान पर हमला किया। 700 एडी में अरबों ने ईरान पर हमला किया। 1300 एडी में खूंखार लुटेरे मंगोलों ने ईरान पर घातक हमला किया। 1400 एडी में तैमूर लंग और 1600 एडी में ओटोमन ने ईरान पर हमला किया। ये सब हार गए। 1941 में सोवियत रूस ने ईरान पर हमला किया। हजारों सालों से ईरान पर हमला हो रहा है। 5000 साल से ईरानी सभ्यता और संस्कृति जारी है। 500 साल पुराना देश सभ्यता खत्म करने की धमकी दे रहा था। लगता है ईरानियों का इतिहास अमेरिका को नहीं पढ़ाया जाता था। ये मैंने आपको ईरान का एक छोटा सा इतिहास बताया। आप इसी से कल्पना कर लीजिए कि ईरान का इतिहास क्या था। लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा इस सीज फायर के मायने, नफ़ा नुकसान, कौन फ़ायदे में है, कौन नुकसान में है। इस सीज फायर से अमेरिका की लुटिया डूब गई है और ईरान की बल्ले बल्ले है। जल डमरू मत, होर्मुज स्ट्रीट तो पहले भी फ्री था। अल मंदेब पहले फ्री था, वो इंटरनेशनल कॉरिडोर माना जाता था। उसके पैसे ईरान नहीं वसूल पाता था। अब इस युद्ध के बाद उसने होर्मुज स्ट्रीट पर कंट्रोल कर लिया। अमेरिका की बत्ती गुल हो गई। अल मंदेब को भी कंट्रोल किया। अब वो कम से कम $2 मिलियन मतलब 20 लाख रुपए जिस जहाज से चाहे उस जहाज से लेगा। अब सोचिए वो किस किस से पैसा लेगा और किस किस को छोड़ेगा। और अब उसके सामने कोई जाना भी नहीं चाहेगा। जब अमेरिका को निपटा दिया तो जो रहा सहा डर था वही खत्म हो गया। दुनिया को क्या लगता था कि अमेरिका से कोई जीत नहीं सकता है। अमेरिका के पास युद्धपोत है, अमेरिका के पास फाइटर जेट है, स्पिरिट 2 बॉम्बर है, F-35 है, 16 है, 18 है, साथ में इजराइल भी था जिसको दुनिया के देश टेक्नोक्रेट देश कहते थे। एक हमारे यहाँ भक्त लोग कहानी कहते थे कि इजराइल में सबको सेना में जाना होता है। सब उनकी कही धरी कहानी जो है वो सब खत्म हो गई। तो जिस देश के सामने अमेरिका की नहीं चली वो होर्मुज स्ट्रीट नहीं खुलवा पाया। अब जिससे भी ईरान चाहेगा उसे $2 मिलियन पर शिप तेल के दाम के अलावा ईरान लेगा। अब इस सीज फायर के बाद अमेरिका का कोई भी प्रतिबंध ईरान पर लागू नहीं है। दुनिया का कोई भी प्रतिबंध ईरान पर लागू नहीं है। मतलब ईरान जितना चाहे तेल उत्पादन करेगा, जिस जिस देश को चाहे वो तेल देगा, जिसको चाहे न देगा। साथ ही सबसे बड़ा फैसला, यूरेनियम संवर्धन, मतलब वो परमाणु बम बनाता रहेगा। यही तो पेट में दर्द था ना अमेरिका का, मतलब उसका परमाणु बम बनता रहेगा। मिसाइल और ड्रोन तो छोड़ दीजिए। और उससे भी बड़ी बात, एक एक रुपए की भरपाई अमेरिका को करनी पड़ेगी। और इजराइल को अगर बम नहीं गिरवाना है अपने ऊपर और मिसाइल नहीं गिरवाना है। अब बताइए अमेरिका का क्या फ़ायदा हुआ। अब तक अमेरिका ईरान पर प्रतिबंध लगाए हुए था।
अब तक ईरान के साथ दुनिया के तमाम देश अमेरिका के डर से तेल नहीं खरीदते थे, सिर्फ चीन तेल खरीदता था और भारत को तो वो मखाना और बासमती चावल के बदले तेल देता था। उसका पैसा भी भारतीय बैंकों में रहता था क्योंकि पेमेंट भी वो रुपए में लेता था। अब सोचिए कि इस युद्ध में किसका नफा हुआ, किसका नुकसान हुआ। पूरी तरह से ईरान इस युद्ध को जीत चुका है और 45 साल से जो वो बंदिशें झेल रहा था उससे वो आज़ाद हो गया है, मुक्त हो गया है। हाँ, उसे खामनेई की शहादत उठानी पड़ी, लारिजानी की शहादत उठानी पड़ी, लेकिन युद्ध का ये पाठ है। अब अमेरिका का क्या होगा सोच समझिए। खाड़ी देशों में उसे खड़ा ही नहीं होने देगा। खुद इस समझौते में है कि ईरान जो रीजनल पावर है, जो खाड़ी देश हैं, उनके साथ एक संगठन का निर्माण करेगा। मतलब अब खाड़ी देशों की रहनुमाई जो है वो ईरान करेगा। अब किसी अमेरिका की ज़रूरत नहीं है ओपेक देश को, इस्लामिक देश को, खाड़ी देश को। तो सोचिए किस तरह से अमेरिका ने पूरी दुनिया को तेल महंगा बेचने के लिए, खरीदने के लिए मजबूर कर दिया। और आपको लगता है कि इजराइल और अमेरिका के किसी जहाज को बिना पैसे के बगैर वो जाने देगा? साथ ही जिन जिन देशों ने ईरान के साथ गद्दारी की है, मिली भगत की है अमेरिका और इजराइल के साथ, उनको वो तेल देगा। और हॉर्मुज स्ट्रीट, अब दुनिया का कोई देश, जब अमेरिका उसके सामने घुटना टेक गया, 40 दिन का युद्ध बर्दाश्त नहीं कर पाया अमेरिका। वो धमकी, सब गिदर भभकी बोलते हैं उसको। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप चाहता था कि उसकी प्रतिष्ठा बच जाए, अमेरिका की साख बच जाए, लेकिन दुनिया को पता है कि इसमें क्या है खेल। अमेरिका घुटना टेक चुका था, अमेरिका के पास कोई चारा नहीं था। और सोचिए इजराइल नहीं चाहता था कि ये सीज फायर हो, क्योंकि अब उसको कौन बचाएगा। तो इस सीज फायर के मायने समझिए। खाड़ी देशों से अमेरिका का बुरिया बिस्तर बंद हो गया है। डॉलर में जो पेट्रो का कारोबार होता था वो बंद हो गया है। अब डोनाल्ड ट्रंप को इसलिए युद्ध खत्म करना था क्योंकि उसके खिलाफ महाभियोग, इम्पीचमेंट शुरू हो गया है। उस इम्पीचमेंट से बचने के लिए उसने ये पूरा ड्रामा किया, झूठ मूठ का अल्टीमेटम दिया। और बाद में उसके पिट्ठू असीम मुनीर और पाकिस्तान का प्रधानमंत्री ने ये कहा कि ये समझौता हो गया है। इस समझौते के पीछे चीन है, चीन की गारंटी है ईरान को। चीन ने कहा है कि हम आपको गारंटी दे रहे हैं कि आप इस मसौदे को मान लीजिए, जिसमें सारे आपके फायदे हैं। आप परमाणु बम बनाइएगा, आप हॉर्मुज स्ट्रीट पर कब्जा आपका रहा। पहले तक वो अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल कॉरिडोर था, कोई टैक्स नहीं लेता था, कोई खर्चा नहीं वसूला जाता था। अब जिससे चाहे ईरान हॉर्मुज स्ट्रीट से आने जाने के पैसे लेगा, अल मंदेब से आने जाने के पैसे लेगा। साथ ही आप यूरेनियम संवर्धन करते रहिएगा, परमाणु बम बनाते रहिएगा। साथ ही आपको जो नुकसान हुआ उसका एक एक रुपए की भरपाई अमेरिका करेगा। और साथ ही लेबनान पर हमला नहीं होगा, फिलिस्तीन आज़ाद होगा और दुनिया के सारे मुल्क आज़ाद होंगे, ये कहा है। और साथ ही कहा है कि अगर अब अमेरिका ने कोई इधर उधर की बेईमानी की और हमला किया तो चीन इस युद्ध में सीधे शामिल होगा। इन शर्तों पर ईरान ने यह सीज फायर माना है। इन शर्तों पर यह असीम मुनीर और नवाज शरीफ वाला मामला नहीं है भाई साहब, पाकिस्तान वाला। ये चीन का कमिटमेंट है ईरान के साथ कि मैं कह रहा हूं इस बार बात मान लो, क्योंकि चीन का भी अपना नफा नुकसान है। चीन ताइवान को घेर रहा है, वहां अमेरिका टांग न रहा है, इसलिए अमेरिका की इतनी मदद की है कि इस युद्ध से बाहर निकल जाओ। इसमें रूस का खेल है। रूस यूक्रेन को घेर चुका है। अब वो अमेरिका को कह रहा है कि अब यूक्रेन में टांग मत अड़ाओ, हम तुमको इस युद्ध से बाहर निकलने के लिए देंगे। तो सोचिए, अमेरिका किसी का सगा नहीं है जिसको उसने ठगा नहीं है। अब ग्रीनलैंड, क्यूबा भी आज़ाद हुआ, लेकिन यूक्रेन और वियतनाम को अमेरिका अब अकेले छोड़ देगा। वैसे भी उसकी कौन अहमियत है, और दुनिया भर में अब उसके हथियार नहीं बिकेंगे। पेट्रो डॉलर का उसका कारोबार चौपट है। समझिए, अमेरिका को काटो तो खून नहीं। इतनी बेइज्जती, इतना नुकसान इस सनकी शख्स ने क्या कर दिया है जिसका आपको अंदाजा नहीं है। और ईरान अब दुनिया का चौथा सबसे ताकतवर देश में शुमार हो गया है। सोचिए, वो जिस शिप से चाहे तेल लेगा, टैक्स लेगा। हॉर्मुज पर स्ट्रीट पर, अल मंदेब हॉर्मुज स्ट्रीट पर अब उसका कब्जा हो गया है। इससे पहले वो ओपन कॉरिडोर था, कोई आने जाने का खर्चा नहीं देना पड़ता था।
क्योंकि वो सेल्फ मेड था, नेचर मेड था, प्रकृति मेड था, वो सुएज नहर की तरफ बनाया नहीं गया था। लेकिन अब वो जो चाहे करेगा, और ये सब कुछ अमेरिका की वजह से हुआ है। तो अमेरिका की इज्जत खाक में मिल गई है। डोनाल्ड ट्रंप की गद्दी जा रही थी, इम्पीचमेंट हो रहा था, इसलिए उसने घुटने पर आके ईरान से सीज फायर मांगा है, और ईरान ने इन्हीं शर्तों पर सीज फायर किया है कि मैं परमाणु बम बनाऊंगा, होर्मुज स्ट्रीट मेरा है, अल मंदेब मेरा है, हमारे हुए नुकसान की भरपाई करो, और साथ ही जो भी मैं चाहूंगा वो कर सकता हूं, हम पर कभी हमला नहीं होगा, ये ट्रीटी करके देना पड़ेगा। और इजराइल की अब बात लीजिए, ईरान की पहली प्राथमिकता है क्योंकि उसे मुस्लिम जगत का सिरमौर बनना है, और मुस्लिम जगत, दुनिया में मुस्लिम समाज, इस्लाम मानने वाले चाहते हैं कि फ़िलिस्तीन आज़ाद रहे, और अल अक्सा मस्जिद उनकी जो सबसे बड़ी धरोहर है मक्का के बाद, उसकी भी वो हिफाजत चाहते हैं। अब सोचिए इजराइल का क्या होगा। जो खामनेई ने कहा था कि इजराइल नक्शे से गायब होगा, वो होने जा रहा है। कोई बचाने नहीं आएगा अब इजराइल को। लेबनान से नहीं जीत पाएगा इजराइल। आज भी सीज फायर के बाद भी इजराइल पर मिसाइलें दागी गई है लेबनान की तरफ से, और लेबनान पर भी हमला हुआ। इसका मतलब है कि अमेरिका ने इजराइल को उसकी हालत पर छोड़ दिया है और कहा है कि अब तुम समझो। लेकिन सोचिए अब दुनिया में ईरान की बादशाहत होगी, उसके बगैर खाड़ी देश हो या ईरान हो, पूरी तरह से तेल पर कंट्रोल हो गया है, तेल और गैस पर कब्जा हो गया है, और खाड़ी देशों का नया सिरमौर, नया योद्धा, नया बादशाह ईरान होगा। और अब तमाम खाड़ी देश, कतर, बहरीन, सीरिया, इराक, सऊदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, ये तमाम देश जो हैं, जॉर्डन, ये सारे के सारे देश, यहाँ तक कि तुर्की, अब कोई ईरान के सामने टिकने की हिमाकत नहीं करेगा। तो सोचिए दुनिया को एक चौथा बड़ा ताकतवर देश मिल गया है, और वो तमाम देश जिन्होंने ईरान को कहीं ना कहीं धोखा दिया है या फिर अमेरिका और इजराइल की मदद की है अंदर खाने, वो सावधान रहे, क्योंकि तेल और गैस का कीमत उनको चुकाना पड़ेगा। और ईरान की ये बादशाहत है, ईरान की ये बड़ी जीत है। लेकिन दुनिया को इस मुश्किल में डालने के लिए 40 दिनों तक अगर कोई दोषी है तो अमेरिका और इजराइल। अब बेंजामिन नेतन्याहू का क्या होगा, इजराइल का क्या होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। सोचिए, तो इस पूरे 40 दिन के युद्ध में ईरान ने साबित कर दिया कि वो हथियारों से, मीडिया से और कूटनीतिक तौर पर भी वो पावरफुल और पढ़ा लिखा समाज है। ये होती है पढ़ाई लिखाई की ताकत। ईरान में 95% लिटरेसी है, ईरान की महिलाएं शिक्षित हैं, वैज्ञानिक है, ये है पढ़ाई लिखाई की ताकत। खैर, हम लोग उम्मीद करते हैं भारत के साथ उसके हमेशा अच्छे रिश्ते रहे हैं, आगे भी अच्छे रिश्ते रहेंगे। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।